हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन एंड वंडरफुल। दोस्तों, हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हमने जाना कि किस तरह से अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी स्टडीज से अलग अलग प्रकार से क्लासिफिकेशन किए, जो कि क्लासिफिकेशन डे बाय डे इम्प्रूव होते गए, मॉडिफाइड होते गए, उनमें जो लिमिटेशंस थे वो दूर होती गई। राइट। तो जिसमें हमने सबसे पहले देखा था डोबेरियन ट्राइड्स, नेक्स्ट था न्यूलैंड्स ऑक्टेव, और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं थर्ड क्लासिफिकेशन की, जिसका नाम है मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। तो चलिए देखते हैं क्या है ये मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। दोस्तों, डिम्ब्रिटी मेंडेलीव नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1862 से लेकर 1872 एडी इस दौरान एक बहुत ही जबरदस्त क्लासिफिकेशन किया, जिसका नाम था मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। ओके, तो ये जो पीरियोडिक टेबल था, उसमें मेंडेलीव ने क्या किया कि ही अरेंज ऑल द 63 एलिमेंट्स till that time which were discovered. He arranged all these 63 elements according to increasing order of their atomic masses, and he found and put forth a law that is called as Mendeleev's periodic law. And this law says that properties of the element are periodic function of their atomic masses. अब इसका क्या मतलब है periodic function? प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर हम जो एलिमेंट्स हैं उन्हें टेबल में, मतलब जो पेरियोडिक टेबल है उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस इसके अकॉर्डिंग अगर अरेंज कर देते हैं, तो ऐसा पाया जाता है कि मान लीजिए हमने एक रो कंप्लीट की, तो कुछ कुछ समय दौरान, कुछ पीरियड्स के बाद, कुछ समय के बाद ऐसा पाया जाता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स आते हैं कि जिनकी प्रॉपर्टी रिपीट होती है। तो मान लीजिए ऐसे अरेंज कर दिए कुछ एलिमेंट्स, अब इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, तो उसे आगे ना रखते हुए उसे ठीक उस सेम ग्रुप में रख दिया है जिस फर्स्ट एलिमेंट से उसकी प्रॉपर्टी मैच कर रही है। मान लीजिए इसकी प्रॉपर्टी मैच कर रही है, इस तरह से वेरिएशन हो रहा है प्रॉपर्टी में, लेकिन कुछ पीरियड के बाद फिर से एक एलिमेंट ऐसा आ रहा है जिसकी प्रॉपर्टी सेम इस एलिमेंट की तरह है, तो उसे हम इधर ना रखते हुए सेम इसी ग्रुप में रखेंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है दोस्तों, इसे पीरियड कहा जाता है, और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उसे ग्रुप्स कहा जाता है। तो जो सेम ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी की प्रॉपर्टी सेम होगी। फर्स्ट ग्रुप के अगर एलिमेंट्स है तो उन सभी की प्रॉपर्टी सेम होंगी, सेकंड ग्रुप के अगर एलिमेंट्स है तो उन सभी की प्रॉपर्टी सेम होगी। तो इस तरह से उन्होंने अरेंज किया और उन्होंने देखा कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। पेरियोडिक का मीनिंग ही होता है रिपीटेशन आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस तरह से जितने भी 63 एलिमेंट्स का डिस्कवरी तब तक हुआ था, वो सारे के सारे एलिमेंट्स मेंडेलियस ने उन पेरियोडिक टेबल में प्लेस कर दिए, मतलब बिठा दिए। He organized periodic table on the basis of chemical and physical properties. केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर ही उन्होंने उन सभी एलिमेंट्स को उस टेबल में ऑर्गेनाइज किया था। अब ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये आप जानते होंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो कि हम ऑब्जर्व करके बता सकते हैं या मेजर करके बता सकते हैं। जैसे किसी एलिमेंट का, किसी सब्सटेंस का कलर हो, या फिर उसकी डेंसिटी हो, उसका मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, ये जो कुछ हम देखकर या मेजर करके बता सकते हैं, ये सारी होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज का पता तब तक नहीं चलता दोस्तों जब तक वो जो सब्सटेंस है वो कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म ना करे, मतलब उसकी किसी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने की या किसी केमिकल चेंज को परफॉर्म करने की जो एबिलिटी होती है, उसी के आधार पर हम बता सकते हैं कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो इन केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर ही उसने सारे एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया। लेकिन ये जो मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल था दोस्तों, इसे काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया गया क्योंकि इसमें काफी सारे मेरिट्स थे, इसमें बहुत सी बातें अच्छी हुई थी जो कि पहले क्लासिफिकेशन के लिमिटेशंस थे वो यहाँ दूर किए गए थे। तो चलिए देखते हैं क्या है मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल।
तो नंबर 1 मेरिट है दोस्तों कि एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट वेर रिवाइज्ड। अब इसका क्या मतलब है कि कुछ जो एलिमेंट है, मतलब खास तौर से अगर हम बात करें तो बेरिलियम की, तो बेरिलियम एक ऐसा एलिमेंट था दोस्तों जिसका पहले एटॉमिक मास नंबर बताया गया था 14.09, लेकिन मेंडेलीव ने उसे फिर से कैलकुलेट किया और उन्होंने उसका करेक्ट जो एटॉमिक मास है वो बताया, जो कि था 9.4, और जिसकी वजह से उसकी जो पोजीशन है, मतलब जो राइट पोजीशन होनी चाहिए थी वो यहाँ उसे मिल गई। और वो राइट पोजीशन क्या थी? इट वॉज प्लेस्ड बिफोर बोरॉन, मतलब बेरिलियम वॉज प्लेस्ड बिफोर बोरॉन बिकॉज इट्स एक्चुअल एटॉमिक मास वॉज 9.4। तो ये एक चीज अच्छी हो गई। सेकेंड, ही kept some vacant places for undiscovered element and he predicted its chemical and physical properties। तो जो कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे उस समय उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन मेंडेलीव जानते थे कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी अब भी डिस्कवरी होना बाकी है, और जब वो डिस्कवर होंगे तो उनमें किस तरह की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पाई जाएगी, इसका प्रेडिक्शन भी, इसका अनुमान उन्होंने पहले से ही लगा लिया था। जैसे उन्होंने कुछ एलिमेंट्स थे जिनको उन्होंने डिस्कवरी होने के पहले कुछ नाम दिए थे, जैसे इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, जबकि डिस्कवरी होने के बाद इनके जो नाम थे वो कुछ इस तरह से, इका बोरॉन मतलब था स्कैंडियम, इका एल्यूमिनियम मतलब था गैलीलियम, और इका सिलिकॉन जो था वो था जर्मेनियम, जिनके एटॉमिक मासेस भी उन्होंने प्रेडिक्ट कर लिए थे और बताया था कि 44, 68, 72 इस तरह से उनके एटॉमिक मासेस होंगे। तो देखिए अब हम यहाँ एक कंपैरिजन देखेंगे किस तरह से प्रेडिक्शन और जो एक्चुअल जो उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो किस तरह से मैच कर गई, और जो कि एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट थी इस मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल की। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि इस टेबल में इका एल्यूमिनियम जो कि डिस्कवर होने के बाद जिसका नाम था गैलियम, तो इनका हम कंपैरिजन करके देखते हैं कि मेंडेलियस ने जो प्रेडिक्शन किए थे और जो एक्चुअल जो उनके कैलकुलेशन थे वो कितने ज़्यादा मैच करते हैं। जैसे एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो इका एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास है वो 68 बताया गया था, और गैलियम का एटॉमिक मास है 69.7, जो कि लगभग आसपास ही है, मतलब सिमिलर ही है। नेक्स्ट है डेंसिटी 5.9 इका एल्यूमिनियम की बताई गई थी, और जो कि निकली कैलकुलेट करने के बाद 5.94, मतलब ये भी उसके लगभग सेम ही है। देन मेल्टिंग पॉइंट लो बताया गया था, और बहुत ही कम लो मेल्टिंग पॉइंट होता है गैलियम का 30.2। देन फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड में उन्होंने ECl3 बताया था, ई मतलब कि जो भी एलिमेंट प्रेडिक्ट होगा वो, तो वो है Ga मतलब गैलियम, तो GaCl3 उसका क्लोराइड है। देन फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड में हम देख सकते हैं E2O3, तो ये एकदम परफेक्ट है Ga2O3। और नेचर ऑफ ऑक्साइड उन्होंने एम्फोटेरिक ऑक्साइड बताया था, तो सेम वही चीज पाई गई, एम्फोटेरिक ऑक्साइड ही होता है गैलियम। तो इस तरह से जो सारे प्रेडिक्शंस थे वो बिल्कुल सही बैठे थे। उसके बाद नेक्स्ट था दोस्तों कि जो नोबल गैस एलिमेंट है उनकी डिस्कवरी अभी होना बाकी था। मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल के बनने के कई सालों बाद फिर नोबल गैस एलिमेंट की डिस्कवरी हुई। तो मेंडेलीव ने एक बहुत ही अच्छा काम किया कि उन्होंने जो उनका पीरियोडिक टेबल था उसे डिस्टर्ब नहीं किया, और ये नोबल गैस एलिमेंट जो थी उन्हें भी जगह दे दी, और उन्हें जगह देने के लिए उन्होंने लास्ट में एक नया ग्रुप तैयार किया जिसे कहा जाता है जीरो ग्रुप। तो इस जीरो ग्रुप में उन्होंने सारे नोबल गैस एलिमेंट, जिसे हम इनर्ट गैस एलिमेंट भी कहते हैं, जो कि हीलियम है, आर्गॉन है, नियॉन है, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको जीरो ग्रुप में उन्होंने जगह दे दी। लेकिन दोस्तों फिर वही बात कि इसमें भी कुछ डिमेरिट्स थे, कुछ लिमिटेशंस थे, जिसकी वजह से फिर ज़्यादा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी। और जो आज हम पीरियोडिक टेबल स्टडी कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आज दिन तक अभी स्टडी किया जाता है, उसकी ज़रूरत महसूस होने लगी। तो ऐसे क्या डिमेरिट्स थे, ऐसे क्या लिमिटेशंस थे, ऐसी क्या कमियां रह गई थी मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल में, जिनकी वजह से फिर और क्लासिफिकेशन करना की ज़रूरत महसूस हुई, चलिए जानते हैं। तो डीमेरिट्स में सबसे पहले था दोस्तों एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग टू प्लेस ऑफ कोबाल्ट एंड
निकेल। अब कोबाल्ट और निकेल जो है उन दोनों का जो एटॉमिक मास है वो सेम है, जो कि है 59। तो प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रहा था कि इनका एटॉमिक मास सेम है तो क्या इन्हें एक ही प्लेस दे दे। ये तो सही नहीं है कि दो अलग अलग एलिमेंट को एक ही प्लेस पे रख दिया जाए, जबकि उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल मैच नहीं करती, लेकिन उनका एटॉमिक मास जो है वो सेम है। तो सेम एटॉमिक मास होने की वजह से उन्हें सेम जगह पे रखे, या डिफरेंट केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज होने की वजह से डिफरेंट जगह पर रखे, ये एक एम्बिग्यूटी मीन्स एक असमंजस बना हुआ था। नेक्स्ट था दोस्तों प्लेस फॉर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की डिस्कवरी भी तब हुई नहीं थी, बाद में फिर आइसोटोप्स जब डिस्कवर हुए तो उन्हें भी कहाँ रखा जाए, यह समस्या थी। क्योंकि दोस्तों आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम atomic number but different atomic mass number and they have same chemical and physical properties। आइसोटोप्स जो होते हैं वो सेम एलिमेंट के एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन यहाँ अरेंजमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मासेस की हुई है। तो ये जो आइसोटोप्स होते हैं उनके एटॉमिक मासेस जो है वो डिफरेंट होते हैं, तो डिफरेंट होने की वजह से उन्हें डिफरेंट प्लेस देनी चाहिए। लेकिन क्योंकि इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है तो फिर क्या इन्हें सेम प्लेस दे दे, ये एक प्रॉब्लम आइसोटोप्स के लिए क्रिएट हुई थी। मतलब ये क्लियर नहीं था कि आइसोटोप्स को आखिर रखे तो रखे कहाँ। थर्ड था दोस्तों राइज इन एटॉमिक मासेस वाज नॉट यूनिफॉर्म। मतलब जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की गई है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अनुसार की गई थी, लेकिन ये जो एटॉमिक मासेस है इनमें जो राइज हो रहा है वो यूनिफॉर्म नहीं था। तो अगर कोई बड़ा एलिमेंट है, बड़ा एलिमेंट मतलब जो हैवी एलिमेंट है जिनके एटॉमिक मासेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो उन दो हैवी एलिमेंट्स के बीच में ऐसे कितने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट होंगे इसका प्रेडिक्शन करना बहुत ज्यादा मुश्किल था कि और ऐसे कितने एलिमेंट्स इनके बीच में हो सकते हैं जिनकी अभी भी डिस्कवरी होना बाकी है, क्योंकि उनमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, वो कम ज्यादा राइज हो रहे थे। तो ये एक प्रॉब्लम उनके पीरियोडिक टेबल में थी। और लास्ट एक जो डिमेरिट्स था दोस्तों, इट वाज रिगार्डिंग टू पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन को भी कहाँ रखे ये भी एक समस्या थी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है दोस्तों उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो हैलोजन की तरह है। मतलब वो कुछ चीजें उसमें जो है हैलोजन की तरह है। जैसे हैलोजन जो होते हैं क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरह से होता है? Cl2, Fl2, देन I2। तो हाइड्रोजन का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसी तरह से होता है जैसे H2। तो अब क्या उन्हें हैलोजन के साथ रख दे, जबकि हाइड्रोजन जो है वो हैलोजन नहीं है। उसके कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो अल्कली मेटल्स के साथ भी मैच करते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, जो अल्कली मेटल है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इन मेटल्स की तरह हाइड्रोजन के कुछ प्रॉपर्टीज है। मतलब जैसे ये अल्कली मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ मतलब ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ जिस तरह से कंपाउंड बनाते हैं, सेम उसी तरह से हाइड्रोजन भी कंपाउंड बनाते हैं। तो क्या इनकी प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल के सिमिलर है तो अल्कली मेटल्स के साथ रखें, या फिर जो ग्रुप 17 है मतलब हैलोजन का जो ग्रुप है क्या वहां रख दे? तो ये भी एक असमंजस बना हुआ था। तो ये सारे थे दोस्तों लिमिटेशंस कि जिसके वजह से ये जो सारे पॉइंट्स थे वो मेंडेलीव क्लियर नहीं कर पाए, तो इस वजह से फिर और ज्यादा इसमें मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ी और उसके बाद एक फाइनल पीरियोडिक टेबल तैयार हुआ जिसे हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि आज दिन तक हम स्टडी करते हैं, जिसके बारे में दोस्तों हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइए। क्या आप सचमुच इससे समझ पा रहे हैं? क्या इसमें कुछ और ज्यादा इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए? तो आप मुझे प्लीज सजेस्ट कीजिएगा और जम के पढ़ाई कीजिए दोस्तों। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कीजिए। और ये सब कुछ दोस्तों फ्री है, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, बस आपको नॉलेज लेते रहना है और उसे अपने लाइफ में अप्लाई करना है, अपनी स्टडीज को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाना है, सक्सेस अचीव करना है। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।